हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 जनवरी 2022 के प्रीवियस पेपर के बारे में, जिसमें मैथ्स के जो 15 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, तो इन 15 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मंगलवार को 3:15 PM पर चली और 9:40 AM पर पहुंची। तो रेलगाड़ी में पूरी यात्रा में लिया गया क्या समय है? तो इसको हम लोग कॉमन सेंस से लगा लेते हैं। 3:15 PM से बात की जाए और फिर 3:15 AM तक बात की जाए, तो यहाँ से आप लोग जानते हैं 3:15 PM से 3:15 AM यानी शाम से अगली सुबह तक 12 घंटे हो जाएगा। फिर 3:15 AM तक 12 घंटे हो गया। अब हमको जाना है 9:40 AM तक, तो हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं। 9:40 में से अगर हम लोग 3:15 घटा दें तो हमारा जो आएगा 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पर हमारा बचा 9, 9 में से 3 गया 6, तो 6 घंटा 25 मिनट ये और 12 घंटा ये, यानी 12 घंटा और 6 घंटा 18 घंटा और 25 मिनट। तो 18 घंटे 25 मिनट पूरी यात्रा में लिया गया समय है। कैसे किया? 3 घंटा 15 मिनट से हम लोग 3:15 सुबह तक गए, तो 12 घंटे हो गए। ये कॉमन सेंस की बात है। फिर 3:15 AM से 9:40 AM का निकालना है, तो 9:40 में से 3:15 घटा दिया, तो हम लोगों को 6 घंटे 25 मिनट आया। 6 घंटे 25 मिनट यहाँ से यहाँ तक का समय, 12 घंटे इधर का समय, तो 12 घंटे और 6 घंटे 25 मिनट, तो 18 घंटे 25 मिनट हो जाएगा। और हम लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एक स्थान A से B के दूरी एक मानचित्र पर 8.7 सेंटीमीटर है। यदि मानचित्र 1.5 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 2 किलोमीटर के बराबर है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी? तो जब भी मीटर में ऐसे निकालना होगा, तो हमके यहाँ पे क्या दिया गया है? 1.5 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 2 किलोमीटर के बराबर है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है कि 1.5 सेंटीमीटर जो है वो 2 किलोमीटर के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर हम लोग निकाल लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 2/1.5 किलोमीटर। अब 1 सेंटीमीटर पता चल गया। अब हमको चाहिए 8.7 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो 8.7 सेंटीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका एक एक नियम होता है। जैसे 1.5 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर 2/1.5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कम के बराबर होगा इसलिए भाग हो गया। अब 1 इतने के बराबर है, 8.7 निकालना है, तो ज़्यादा का निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दशमलव और ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का बचा ये, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 × 87/15, और ये हमारा है किलोमीटर में, जबकि जो हमसे आंसर पूछा गया है वो मीटर में पूछा गया है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 2 × 87/15, और मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 × 15, ये 200 हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 नाम 27, तो ये हम लोगों का आ गया 2 × 29 × 200। तो 2 × 29 × 200, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 11,600 मीटर, और हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो 11,600 मीटर हो जाएगा। क्योंकि इसमें सबसे पहले हम लोगों को दिया था 1.5 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर पहले निकालेंगे, तो 1 सेंटीमीटर कम के होगा, क्योंकि 1.5 अगर 2 के बराबर है तो 1 कम के बराबर होगा, इसलिए 2/1.5 हो गया। फिर 1 जब इतने के बराबर है 8.7 ज़्यादा होगा, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8.7 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये जो हमारी वैल्यू आई है ये किलोमीटर में आई है। जबकि क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि मीटर में कितनी होगी, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हम लोगों ने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व किया, तो 2 × 29 × 200 यानी 11,600 मीटर आया इस क्वेश्चन का आंसर। और हम लोग देख सकते हैं ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, इसमें 11,600 मीटर हम लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण घन नहीं है? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा 216 है। तो 216 के सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, 2 × 1 = 2, 0 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 54 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमारा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 ये हम लोगों के गुणनखंड करने पे आया है। अब पूछा है पूर्ण घन नहीं है, यानी अब घन की बात हो रही है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो 3 3 के जोड़े बनाने पे ये हमारा बना 2 और 3,
यानी 3 दूनी 6। अगर हम लोग इसका घनमूल निकालेंगे तो हमारा जो घनमूल आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, यानी 6 का पूरा घन जो है वो 216 होता है। तो पहला तो हमारा पूर्ण घन है, क्योंकि 6 गुणे 6 गुणे 6 अगर आप करेंगे तो 216 आ जाएगा, या हम लोग कह सकते हैं 216 का घनमूल जो है वो 6 हमारा आया है। तो ये पहला तो पूर्ण घन है। इसी तरीके से हम लोग 512 को देखते हैं। तो 512 के जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 होता है, यानी 512 का जो घनमूल होगा वो 8 होगा, यानी 512 भी पूर्ण घन है। फिर हम लोग 666 और 729 की बात करते हैं। तो 729 की देखा जाए तो 9 गुणे 9 गुणे 9, यानी 9 निमा 81 निमा 729 होता है। तो 729 का जो घनमूल है वो 9 होगा, या 729 जो है 9 का पूर्ण घन है, तो 729 भी पूर्ण घन है। अब 666 की बात की जाए तो 666 पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दिया 9 बचा 2, 3 सत्ते 21। तो ये हम लोगों का आ गया 666 में 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 37, यानी यहाँ पर हम लोगों के 3 3 के जोड़े नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए जो 666 है वो हमारा पूर्ण घन नहीं है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को पहली बात 1 से 15 तक की सारे घन याद होने चाहिए। जब आप लोगों को 1 से 15 तक की सारे घन याद होंगे तो इजीली आप लोग आंसर दे पाएंगे। जैसे 729 9 का होता है, 512 8 का होता है, 216 6 का होता है। इजीली आप लोग इसको 2 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, एक पौधे का वृद्धि चार्ट नीचे दिया गया है। पौधे की लंबाई में सबसे कम वृद्धि कब हुई है? तो पौधे की लंबाई में सबसे कम वृद्धि निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 0 से 5 दिन, यानी 0 से 5वें दिन में कितनी वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले 0 थी, फिर 2.7 हुई, यानी 2.7 माइनस 0 हमारा आ जाएगा 2.7। फिर हम लोग देखेंगे 5 से 10 दिन में, क्योंकि अगला कॉलम हमारा 10 दिन का है। तो 5 से 10 दिन में हमारी कितनी हुई? 10वें दिन हमारी थी 6.2, 5वें दिन हमारी थी 2.7। इसको जब हम लोग माइनस करेंगे 6.2 से 2.7 तो हमारा आ जाएगा 3.5। फिर इसी तरीके से हम लोग देखेंगे 10 से 15, क्योंकि अगला कॉलम हमारा 15 है। 15वें दिन थी हमारी 8.9 और 10वें दिन थी 6.2। माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर माइनस करने पे आ जाएगा, अगर हम लोग 8.9 से 6.2 माइनस करेंगे तो 2.7 आ जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं 15 से 20, तो 15 से 20 में हमारी है 11.3 20वें दिन, और 15वें दिन थी हमारी 8.9। इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.4। तो 0 से 5 दिन में 2.7 की वृद्धि, 5 से 10 दिन में 3.5 की वृद्धि, 10 से 15 में 2.7 और 15 से 20 में 2.4। तो सबसे कम वृद्धि अगर आप लोग देख रहे होंगे तो सबसे कम वृद्धि यहाँ पर हुई लास्ट वाले में 15 से 20 दिन। तो हम लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 15वें से 20 दिन। सब इजीली क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, इजी। इसमें 0 से 5 दिन का अंतर निकाल लेना था, फिर 5 से 10 दिन का अंतर निकालना था, फिर 10 से 15, 15 से 20, जो भी अंतर हमारा कम आया है यहाँ पर वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम वृद्धि पूछ रहा था। तो इस क्वेश्चन में हमारा फिलहाल 15 से 20 दिन का जो टाइम था उसमें हमारा सबसे कम वृद्धि हुई, वही क्वेश्चन हमारा सही, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौरव ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की दूरी 20 किलोमीटर 237 मीटर, यानी 20 किलोमीटर 237 मीटर, बी से सी तक 32 किलोमीटर 355 मीटर, फिर इसके बाद सी से डी के लिए 43 किलोमीटर और 458 मीटर दूरी तय की। तो गौरव द्वारा तय की गई कुल दूरी ए से बी के लिए ये है, बी से सी के लिए ये है और सी से डी के लिए ये है। अब टोटल दूरी निकालनी है, यानी सिंपल सा हम लोगों को सबको जोड़ देना है। तो इजीली जैसे हम लोग सबको जोड़ते हैं, जो भी जोड़ होता है वैसे ही हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। 8 5 13 7 20 हो गया, हाथ से लगा 2, 3 2 5 5 10 5 15 हो गया, हाथ से लगा 1 2 1 3 3 6 4 10 हो गया। तो ये हमारा आ गया 1050 मीटर। इसको जोड़ेंगे तो ये 3 2 5 4 3 7 2 9, ये हमारा हो गया 95 किलोमीटर। अब ये 1050 किलोमीटर है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 प्लस 50 मीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, अभी हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में। तो इसको हम लोगों ने तोड़ दिया। अब 1000 किलोमीटर को हम लोग 1 किलोमीटर लिख देते हैं और इसको हम लोग 50 मीटर ऐसे लिख देते हैं, और इधर हमारा 95 किलोमीटर था। अब 95 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 50 मीटर, तो किलोमीटर किलोमीटर आपस में जुड़ गए तो 96 किलोमीटर हो गया, और शेष हमारे पास क्या था 50 मीटर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 96 किलोमीटर 50 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 इसको
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सिंपली जैसे हम लोग सबको जोड़ते हैं नॉर्मली, वैसे हमने इसको जोड़ दिया। ये हमारा 1050 मीटर आया, क्योंकि 1000 हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1050 में हमारा 1 किलोमीटर हो गया और 50 मीटर हो गया। तो 1 किलोमीटर और 95 किलोमीटर जुड़ गया, 96 किलोमीटर हो गया और प्लस 50 मीटर, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन हमारा गुणनखंडों और गुणजों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 100 का गुणनखंड 1100 का गुणनखंड है, तो 100 के अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। इनमें कहीं पर भी 11 नहीं आया है, यानी कि पहला जो ऑप्शन है हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट 48 3 का गुणज है, तो 3 के अगर गुणज की बात की जाए तो 3 6 9, यानी 3 का जो पहाड़ा है वो जो गुणज होंगे 3 के वही होंगे, 3 6 3 4 9 3 चौको 12 3 5 15 3 4 18 3 7 21, इसी तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। अगर 48 3 से विभाज्य है तो 3 का गुणज होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 16 आएगा, यानी कि 3 का गुणज जो है 48 होगा, तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगर आप ऐसे जब भी आपको दिया जाए 48 3 का गुणज है तो सीधे आप 48 को 3 से डिवाइड करें, अगर पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है तो जो 48 है वो 3 का गुणज होगा। जैसे यहाँ पे हमने 48 को 3 से भाग दिया, 16 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी 48 3 का गुणज है। फिर नेक्स्ट है 11 110 का एक गुणज है, तो यहाँ पर सबसे पहले गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड जब भी जैसे 100 है तो 100 के जो हम लोगों ने गुणनखंड किए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 इस तरीके से, तो ये गुणनखंड हुए। और गुणज क्या होते हैं, तो 3 का पहाड़ा, 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौको 12 3 पचे 15, तो ये अंतर होता है दोनों में। 100 का अगर गुणनखंड करने हैं तो उनको हम लोग गुणनखंड करते हैं 2 2 5 5, ये 100 के गुणनखंड होंगे। गुणज की बात की जाए तो उस चीज जो इस संख्या का गुणज कहा जाएगा उसका पहाड़ा। तो थर्ड ऑप्शन क्या था 110 के गुणज, तो 110 का फिर अगला पहाड़ा पढ़ेंगे तो 220 आएगा, इसी तरीके से 330 आएगा, यानी कहीं पर भी 11 नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर कहा जाता है 11 के गुणज, तो 11 के गुणज में 110 आता है, लेकिन 110 के गुणज में 11 नहीं आएगा। फिर 48 3 का एक गुणनखंड है, तो 3 के गुणनखंड करेंगे तो 3 का गुणनखंड 3 1, तो 3 के गुणनखंड क्या है 3 और 1 आया, तो यानी ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर जो ये दोनों चीजें बिल्कुल उल्टी दी गई थी। अगर कहा जाता 110 11 का एक गुणज है तो बिल्कुल सही होता, कहा जाता 3 48 का एक गुणनखंड है तो बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पे उल्टी बात कही जा रही है इसलिए गलत हो गया। तो गुणनखंड क्या होते हैं, जब भी कोई भी संख्या है उसको हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो जैसे यहाँ पर 2 2 5 5 जो है 100 के गुणनखंड है। गुणज क्या होते हैं, जैसे 3 के गुणज की बात की जाएगी तो 3 का पहाड़ा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो 48 जैसे है यहाँ पर 48 को सीधे 3 से डिवाइड किया, हमें 16 मिल गया, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 48 जो है 3 का एक गुणज होगा। नेक्स्ट है संख्या को क्या पढ़ा जाएगा, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला जो अंक होता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख। तो सबसे पहले 2 लाख, फिर 22,000, फिर 222, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा 2,22,222। तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 2 लाख है तो इस टाइप से हम लोग लिख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 2 लाख हो गया। फिर 22,000, तो 22,000 को ऐसे लिख लेते हैं, फिर 222, तो 222। अब इनको ऐड कर देंगे 2 2 2 2 2 2, यानी ये पूरी संख्या में मिल गई, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बाकी सिंपली इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख, फिर 22,000 222, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्रॉस चेक करने के लिए हम लोगों ने ऐड करके भी देख लिया, सेम संख्या आ गई, यानी हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 6 5 3 7 6 3 संख्याएं दी गई हैं, कहा जा रहा है इनके योग में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी ये हमें प्राप्त हो जाए। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमें संख्याएं दी गई हैं इनको हम लोग आपस में ऐड कर देंगे। संख्याएं क्या है 6 5 3 7 6 9 1 0 9 1 3 5 5 क्या 3 5 5 5 0 कह रहा है कि योग में, यानी इनका योग निकालना है सबसे पहले। तो योग अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 9 5 14 7 21, फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा। ये टोटल करने पे 1,92,017 आएगा हमारा। इसको आप लोग ऐड करके देख सकते हैं, 19 20 17 ये हम लोगों का ऐड करने पे आ जाएगा। अब कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए, हम लोग मान ले x जोड़ा जाए तो हमें परिणामी जो है 2,49,637 प्राप्त हो जाए। तो x की वैल्यू इधर प्लस में है, पक्षांतर कर देंगे माइनस में हो जाएगा, 2,49,637
माइनस 1,92,017। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारा जो आएगा 57,620 आएगा। तो जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कह रहा था कि इन तीनों के योग में, तो तीनों संख्या हम लोग लिख दी, इसका योग निकाल लिया। क्या जोड़ा जाए, हम लोगों ने मान लिया x जोड़ा जाए कि परिणामी इतना प्राप्त हो जाए, तो परिणामी में बराबर हमने इतना कर दिया। इधर प्लस में था, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, घटाया तो x की वैल्यू आएगा, यानी इनके योग में 57,620 जोड़ा जाएगा, तो हमें जो परिणामी है 2,49,637 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक घड़ी की सुइयों द्वारा एक समकोण बनाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समकोण प्रदर्शित करेगा। इसमें आप लोग नॉर्मली अपने कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं, बाकी बेसिक मेथड भी है। जैसे 4.5 है तो इस टाइप से बनेगा, यहाँ पर तो जो 90 डिग्री है बनने का कोई सवाल नहीं। 6 है, इस टाइप से 6 बजेगा, तो यहाँ पर भी 180 डिग्री का बनेगा, ना कि 90 डिग्री का। 9-15 है तो 9-15 के लिए इस टाइप से बनेगा, तो यहाँ पर भी जो है 90 डिग्री का नहीं बनेगा। और बाकी 3 बजे है तो 3 बजे इस टाइप से बनेगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है। बाकी एक फार्मूला होता है 30h - 11/2m। तो h का मतलब क्या होता है, घंटे। जैसे यहाँ पर 3 की बात की जाए, 3 बजे बज रहा है, तो 30 × 3 - 11/2। मिनट की बात की जाए तो मिनट की जगह 0, तो 30 या 90, और 0 से किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई होगी तो 0 आएगा। 90 - 0 90 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी 3 ऑप्शन में रख के आप लोग देख सकते हैं कितने कोड। अगर कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है 4:30 बजे कितना कोड होगा, 6 बजे कितना कोड होगा, तो इस फार्मूले से आप लोग इजीली किसी भी घड़ी की सुइयों के बीच का कोड निकाल सकते हैं, 30h - 11/2m। बाकी इस क्वेश्चन में आप लोग कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर भिन्न दे रखी हैं और उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो जब भी हमारे जो हर बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग हर बराबर करते हैं। जैसे यहाँ 15 है, फिर 5 है, फिर 7 है और फिर 3 है। तो 15, 5, 7, 3 का हम लोग लासा निकालते हैं। तो लासा निकालने के लिए 3 से डिवाइड किया, 5 आ गया, 5, फिर 7, फिर 1, फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 1, 1, 7, 1, फिर 7 से डिवाइड करते हैं तो 1, 1, 1 और 1। तो ये हमारा लासा आ जाएगा 7 × 35 = 105। मल्टीप्लाई करने पे 105 आ गया। अब जो लासा आता है उसकी सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे पहला हमारा है 8/15, फिर है 3/5, फिर है 4/7 और लास्ट में है हमारा 2/3। सब में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 105 से। जो भी हमारा एलसीएम आता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 15 से डिवाइड करेंगे 7 × 105, ये आ जाएगा 56। 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 और 21 की मल्टीप्लाई 63। 7 से डिवाइड करेंगे 7 एकम 7, बचा 3, 7 × 5 = 35, 15 × 60। 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 3 = 9, बचा 1, 3 × 5 = 15, तो 35 दूनी 70। अब इन संख्याओं में हम लोग देख लेंगे कौन छोटी है कौन बड़ी है, उसी हिसाब से हमारी संख्याएं छोटी और बड़ी हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है, 56, यानी जो सबसे छोटी संख्या होगी वो हमारी हो जाएगी 56, यानी 8/15। फिर नेक्स्ट इससे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 60, तो 60 हमारी कौन सी थी, 4/7। फिर नेक्स्ट इससे बड़ी संख्या क्या है, 63, 63 कौन सी थी, 3/5। और लास्ट में हमारी कौन सी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी, यानी जो हमारा क्रम हो जाएगा 8/15, फिर 4/7, फिर 3/5 और फिर 2/3, जो कि हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले सीधे सीधे आपको एलसीएम लेना है और एलसीएम से हर एक संख्या में आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो छोटी संख्या होगी वही आप लोगों की छोटी भिन्न होगी, जो बड़ी संख्या होगी वही आपकी बड़ी भिन्न होगी। नेक्स्ट है, एक भाग के प्रश्न में भागफल भाजक का 4 गुना और शेषफल भाजक का 1/4 है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कह रहा भाजक का 1/4 है क्या, शेषफल। तो शेषफल जो है भाजक का 1/4 है, यानी शेषफल जो है भाजक का अगर 1/4 है तो यहां पर हम लोग इस टाइप से है, शेषफल बराबर भाजक बटे 4, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे इस लाइन में दे रखा है यही शेषफल भाजक का 1/4 है। फिर यदि शेषफल 8 है तो शेषफल की जगह 8 रख दिया, भाजक बटे 4, भाजक बटे 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो भाजक बराबर 8 × 4 यानी कि 32 हो जाएगा। तो भाजक अब हमें पता चल गया। अब क्या कह रहा है, भागफल जो है वो भाजक का 4 गुना है। भागफल जो है भाजक का 4 गुना है, तो भाजक हम लोगों को 32 पता चल गया,
4 गुना है तो भाजक की जगह हम लोगों ने 32 रख दिया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, भागफल हमें पता चल गया 128। तो अब हमें भागफल पता चल गया, भाजक पता चल गया, शेषफल पता चल गया। शेषफल हमारा 8 है, भाजक हमारा 32 है, भागफल हमारा 128 है। सिंपली हम लोगों ने निकाल लिया क्योंकि कह रहा था भाजक शेषफल जो है भाजक का 1/4 है, तो शेषफल बराबर भाजक बटे 4। फिर कह रहा था भागफल भाजक का 4 गुना है, तो भागफल बराबर भाजक गुणे 4। तो अब हमें पता चल गया शेषफल, भाजक और भागफल की वैल्यू। अब एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर, क्योंकि हमें भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये हमारा फार्मूला होता है भाज्य निकालने का। तो भाजक हमारा कितना आया है 32, भागफल हमारा कितना आया है 128 और शेष हमारा कितना था 8। तो 32 गुणे 128 प्लस 8, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 32 और 128 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 प्लस 8, इनको ऐड करेंगे तो 4104 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले शेषफल दिया था तो हम लोगों ने यहाँ से भाजक निकाल लिया, जब भाजक पता चल गया तो हम लोगों ने भागफल निकाल लिया, जब भागफल पता चल गया तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फार्मूला होता है, सारी वैल्यू उसको पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है विजया और उसके मित्र ने 42,000 रुपए का एक कर्ज पर एक नाव खरीदने के लिए लिया। उसने 2 वर्ष में समान मासिक किस्तों में 47,040 वापस किए। उन्होंने हर महीने कितनी राशि वापस की? सिंपल सा क्वेश्चन है, 47,040 रुपए उसने वापस किए और कितने 2 वर्ष में समान किस्तों में। अगर बात की जाए 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में कितने महीने होंगे? 1 वर्ष में होते हैं 12, तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 12 दूनी 24। अब 24 महीने में बराबर किस्त डिवाइड कर रहा है, बराबर किस्त दे रहे हैं, यानी कि 24 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 47,040 को अगर हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर मिल जाएगा वो 1960 हो जाएगा। आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 1960 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1960। सिंपल सा क्वेश्चन है, 47,040 रुपए वापस कर रहा है, कितने? 24 महीने में वापस कर रहा है, तो हर महीने कितने करेगा? 47,040 बटे 24 यानी 1960 रुपए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नसीमा के पास 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्के हैं। अब 5 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। अगर हम लोग मान लें 10 के जो सिक्के थे, हम लोग मान लें 10 के सिक्के x थे, तो 5 के कितने हो जाएंगे? 5 के जो सिक्के हैं 10 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी, तो 3x हो जाएंगे। फिर 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की आधी है, तो 20 के सिक्के कितने हो जाएंगे? 10 के थे हमारे x और तो आधी है यानी x बटे 2 हो जाएंगे। अब लास्ट में कह रहा है यदि उसके पास 20 के 8 सिक्के थे, यानी ये जो हमारे x बटे 2 है ये किसके बराबर है? 8 के बराबर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है 8 सिक्कों के बराबर है। तो x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 16। तो जब हमें x की वैल्यू पता चल गई तो 10 रुपए के सिक्के पता चल गए 16 हैं और 5 रुपए के सिक्के 3 गुणे 16 हो जाएंगे यानी ये 48 हो जाएंगे और ये सिक्के हम लोगों को पता ही थे 8 हैं। तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 16 हो गई, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 48 हो गई और 20 रुपए के सिक्कों की संख्या 8 हो गई। अब हमें निकालने हैं टोटल उसके पास कितनी राशि थी। तो 10 रुपए के अगर 16 सिक्के हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 गुणे 16 यानी 160 रुपए। फिर 5 रुपए के 48 सिक्के हैं यानी 5 गुणे 48। 5 और 48 की अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 8 पंचे 40 और 5 चौके 20 और 4 24, 240 हो जाएगा। फिर आगे 20 रुपए के कितने सिक्के? 8, तो 20 रुपए के जो सिक्के की संख्या 8 है तो 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। यानी 160, 240 और 160 को ऐड कर देंगे तो 560 हो जाएगा। तो उसके पास जो टोटल रुपए हैं वो 560 है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है कह रहा था, तो हमने 10 रुपए के सिक्के मान लिए x हैं, तो 5 रुपए के 3 गुने हैं यानी 3x हो गए। फिर कह रहा था कि 20 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की आधी है, तो 20 रुपए के जो है x बटे 2 हो गए, क्योंकि 10 के अगर x हैं आधी है यानी x बटे 2 हो गए। अब 20 रुपए के 8 सिक्के हैं, क्वेश्चन में हमको ये भी दे रखा था, तो x बटे 2 की जो वैल्यू हो गई 8 हो गई, तो x की वैल्यू 16 आ गई। यानी 20 रुपए के 8 सिक्के हैं, 10 रुपए के 16 सिक्के हैं, 5 रुपए के 3x थे यानी 3 गुणे 16, 48 सिक्के हो गए। अब सिंपली हम लोग कॉमन से जो कैलकुलेशन है उससे कर सकते हैं। तो 10 रुपए के हम लोगों के 16 सिक्के थे तो कितने रुपए हो गए? 160 रुपए हो गए। 5 रुपए के 48 सिक्के थे तो यहाँ पर हमारे 240 रुपए हो गए और 20 रुपए के 8 थे यानी कि यहाँ पर हमारे 160 रुपए हो गए। तो टोटल जो हमारे रुपए हो गए 160 प्लस 240 प्लस 160 यानी 560 रुपए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है
आकृतियों के उस युग्म को चुनिए जिसमें कोई भी सममित रेखा नहीं है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सममित रेखा के बारे में बात की थी कि सममित रेखा जो है किसी भी आकृति को आधा आधा विभाजित करती है और उसके अलावा अगर हम लोग उस आकृति को मोड़े आधे पर से तो पूरी पूरी आकृति कवर हो जाती है। तो अगर बात की जाए समबाहु त्रिभुज की, तो यहाँ पे क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके अलावा समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है और समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, तो समद्विबाहु त्रिभुज इस टाइप से कुछ बनता है जिसमें हमारी दो आकृतियां हम लोग मान लेते हैं ये बराबर है और ये नहीं बराबर है। अगर इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर एक सममित मतलब तीसरी भुजा भिन्न होती है, तो एक सममित रेखा हम लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज में मिल सकती है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर विषमबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो विषमबाहु त्रिभुज में एक भी भुजा हमारी बराबर नहीं होती है। और अगर समांतर चतुर्भुज की बात की जाए तो समांतर चतुर्भुज किस टाइप से बनता है, हमारा इस टाइप से बनता है। तो अगर इसमें आप लोग देखेंगे आधे आधे से डिवाइड करेंगे तो ये कवर नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप लोग इधर से देखें चाहे आप लोग इधर से देखें, ये अगर आप लोग मोड़ेंगे भी इसे तो पूरा पूरा कवर नहीं होगा, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर है समद्विबाहु त्रिभुज और समचतुर्भुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोगों से पूछ रहा था किसमें सममित रेखा नहीं है, तो विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी सममित रेखा नहीं होगी और समांतर चतुर्भुज में हम लोगों ने यहां से देखा यहां से भी कोई रेखा नहीं होगी, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग बात कर चुके हैं, एक सममित रेखा मिल सकती है और समचतुर्भुज बिल्कुल वर्ग की तरह होता है। जैसे कि मान लो ये एक समचतुर्भुज है, अगर इधर से मोड़े इधर से आधे से तो भी हमें एक सममित रेखा मिलेगी और इधर से मोड़े तब भी हमें एक सममित रेखा मिलेगी। विषमबाहु में एक भी भुजा बराबर नहीं होती इसलिए एक भी नहीं होगी और समचतुर्भुज में हमें देख चुके हैं कि यहाँ पर सममित रेखाएं मिल जाएंगी। तो विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होगी और समांतर चतुर्भुज में कोई भी सममित रेखा नहीं होगी। इसके अलावा समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित रेखा होती है और समचतुर्भुज में 2 सममित रेखाएं होती हैं। तो इसका केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर आप लोग उस आकृति को आधे से डिवाइड करते हैं और फिर अगर उसको फोल्ड करते हैं तो पूरी पूरी अगर आकृति ढक जाती है तो वहां पर हमें सममित रेखा मिल जाएगी, अगर नहीं ढकती है तो वहां पे हमें सममित रेखा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 15। किसी दुकान पर निम्न सूची जो है वो दर्शाई गई है। अब इसमें सेब का रेट दिया है, आम का दिया है, अमरूद, अंगूर और संतरा का दिया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने बात की थी कि जो भी चीज़ खरीदी जा रही, जैसे सेब है तो लिख लेते कितना, 1 सही 1/2। अब इसको साधारण भी में चेंज कर लेंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2। तो 3/2 kg डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 सही 1/2 का मतलब हो गया 3/2। फिर सेब हो गए, फिर उसके बाद संतरा खरीदा जा रहा है, संतरा कितना है 2 kg है। फिर अंगूर की अगर बात की जाए तो 250 ग्राम, 250 ग्राम का मतलब क्या होता है 1/4, सभी लोगों को पता हो जाएगा, 1/4 kg हो जाएगा। फिर अमरूद, तो अमरूद की बात की जाए 500 kg यानी कि आधा किलो, तो ये आधा kg हो जाएगा। फिर उसके बाद आम, तो आम की अगर बात की जाए तो 1 सही 1/4 है, तो 4 एकम 4 और 1 5/4 हो जाएगा, तो 5/4 kg। तो सेब खरीदा गया 3/2 kg, संतरा 2 kg, अंगूर 1/4 kg, अमरूद 1/2 kg और आम 5/4 kg। अब सेब की कीमत कितनी थी 120 थी, यानी 3/2 में 120 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड किया 60, तो 60 या 180 रुपये हो गए। संतरा की कीमत कितनी थी, तो संतरा हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 90 रुपये में था, 2 किलो खरीदा जा रहा है तो 2 × 90 यानी 180 हो गया। फिर अंगूर, तो अंगूर की बात की जाए तो 96 में था, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1/4 खरीदा गया, तो 1 किलो 96 में था, तो 96 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौको 16, 24 रुपये मिल गया। फिर इसी तरीके से अमरूद की बात की जाए तो 80 रुपये किलो था और खरीदा जा रहा है आधा किलो यानी 40 में हो जाएगा। फिर लास्ट में आम खरीदे गए 5/4, तो आम की कीमत थी 84, तो 5/4 × 84 कर दिया, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 रुपये हो गया। तो इस टाइप से हम लोगों ने सब रुपए निकाल लिए। ये 180 रुपये के सेब, संतरा 180 रुपये के, अंगूर 24 रुपये के, अमरूद 40 रुपये के और आम 105 रुपये के। अगर इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे 180 + 180 + 24 + 40 + 105, तो हमें आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐड करने के बाद जो हमारी राशि आएगी वो 529 रुपये आएगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो जो उसके द्वारा धनराशि अदा की गई वो 529 रुपये की धनराशि अदा की गई। तो फ्रेंड्स ये था हम लोगों का जो पेपर ये 12 जनवरी 2022 का था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी नेक्स्ट प्रीवियस पेपर होगा उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।